बदलते भारत की शान। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पैर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन्य और वन शहद पर राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान से आदिवासी क्षेत्र में वन मधु को बढ़ावा देना लक्ष्य। आदिवासी आदर्श ग्राम योजना से आदिवासी समुदाय के वन अधिकार होंगे सुनिश्चित। खरीफ सीजन के पहले केंद्र सरकार के खाद सब्सिडी बढ़ाने से देश भर के किसानों को राहत। किसानों को पुरानी कीमत पर ही मिलेगी खाद। सरकार का फोकस लागत कम अधिक आय, जिससे किसानों में बढ़े आर्थिक आत्मनिर्भरता। देश के तमाम मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी। कुछ हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा। राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी सलाह। खेत की गहरी जुताई से फसल उत्पादन में होगी बढ़ोतरी। गहरी जुताई से खरपतवार अवशेष, हानिकारक कीड़े, अंडे, लार्वा हो जाते हैं नष्ट। खरपतवार फसल अवशेष सड़कर खाद बन जाते हैं। फसल लाभान्वित होती है और लागत में भी आती है कमी। और अब खबरें विस्तार से। खरीफ सीजन के पहले केंद्र सरकार के खाद सब्सिडी बढ़ाने के फैसले ने देश भर के किसानों को राहत दी है। खाद सब्सिडी से किसानों के जीवन में कितना बदलाव आएगा, क्या उनकी आय बढ़ेगी, साथ ही पुराने दाम पर ही किसानों को खाद मिलने से कितनी राहत मिलेगी, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। खरीफ सीजन में धान और अन्य फसलों की बुआई से पहले देश के 14 करोड़ किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। उर्वरकों और अन्य घटक यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने डीएपी सहित पी&के उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट ने कुल 61,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है। सब्सिडी बढ़ाने के फैसले से अब किसानों को मिलने वाले खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे और उन्हें पुराने दाम पर ही खाद मिलता रहेगा। डीएपी खाद के प्रति बैग पर मिलने वाली सब्सिडी को 1650 रुपए से बढ़ाकर 2501 रुपए कर दिया गया है। इसका असर ये होगा कि डीएपी खाद की एक बोरी पहले की तरह ही 1350 रुपए के दाम पर किसानों को मिलती रहेगी। ये सब्सिडी इस साल खरीफ सीजन के लिए बढ़ाई गई है और बढ़ी हुई सब्सिडी 30 सितंबर तक लागू रहेगी। सरकार का प्रयास है कि रूस यूक्रेन संकट की वजह से रॉ मटेरियल के रेट में वृद्धि का बोझ किसानों पर न पड़े। यही वजह है कि देश भर के किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल खाद के दाम बहुत अच्छी तरह से घटाया है, क्योंकि जो सब्सिडी थी वो 512 से लगा के 850 तक ले गए। उसके लिए हम बहुत अच्छी तरह से किसान लोग खुश हैं। गुजरात के कपास किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि कपास की बुआई के पहले सरकार के ये कदम किसानों के लिए बहुत राहत भरे हैं। केंद्रीय कैबिनेट में निर्णय लिया गया
खाद्य के जो दाम बढ़े हुए थे डीएपी के, इसमें सब्सिडी बढ़ाकर जो राहत दी। कपास के बुआई के पहले ही ये निर्णय से खेडूत बहुत खुश है। सरकार के निर्णय का हम बहुत प्रशंसा करते हैं। केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि किसान हितैषी प्रधानमंत्री के रूप में सामने आई है। यही वजह है कि सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों के किसान भी प्रधानमंत्री की किसान हितैषी फैसलों पर पीएम मोदी का आभार करना नहीं भूलते। मणिपुर की सब्जी उत्पादक महिला किसान जहां प्रधानमंत्री को उनके मदद के लिए आभार कर रही हैं, तो असम के किसान भी खाद्य सब्सिडी बढ़ाने के फैसले पर उनका आभार जताया। मैं मोदी सरकार से गुजारिश चाहती हूँ, फिर हमें आगे हमने फार्मेसी को आगे लोन इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सरकार के फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी बढ़ने के मेरा बहुत पसंद होगा, क्योंकि उनके फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने के लिए अवेलेबल होगा, फिर दाम बहुत कम होगा। मेरा कृषि में बहुत फायदा होगा और सरकार के लिए हमारा तरफ से लिए कृषक राज्य के लिए हमें बहुत धन्यवाद देता हूँ। गर्वीले राजस्थान के किसान भी केंद्र सरकार के इस फैसले से बड़े खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है तो ये डीएपी खाद पे तो किसान से ने ये बहुत ज़्यादा पैदा कर लो, ज़्यादा खरीद लो और इनसे किसान के आमदनी होगी। बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर जो सब्सिडी बढ़ाई है उसके लिए केंद्र सरकार का बहुत आभार और धन्यवाद। इससे क्या है किसानों को राहत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी। इसमें आमजन को बहुत राहत मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार ने जो खाद पे डीएपी खाद पे जो सब्सिडी दी है उसमें किसानों को बहुत फायदा मिलेगा और किसान समृद्ध होगा उसमें। और ये इस बात के लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। आदिवासी इलाकों में छोटी जोत के किसान खाद सब्सिडी को लेकर सरकार के इस फैसले से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा हम सभी किसानों के लिए जो भी फैसला खाद उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी दिया, इससे हम सभी किसान बहुत खुश हूँ। जाहिर है कि सब्सिडी बढ़ाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से उर्वरक सब्सिडी 80 करोड़ रुपए के आसपास होती थी, लेकिन रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम की वजह से डीएपी का दाम लगभग डबल हो गया था। इसीलिए भारी सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सब्सिडी बढ़ाने के फैसले से किसानों को राहत दी जा रही है, लेकिन वहीं कुछ किसानों के सामने कीटनाशक दवा की कमी भी है। जहां रायबरेली में किसानों को परेशानी में राहत नहीं मिल पा रही है। कभी सिंचाई तो कभी खाद तो कभी बीज की कमी से अक्सर किसान परेशान रहते हैं। अब किसानों को कीटनाशक दवा की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। खासकर दवा ना होने के कारण किसान गेहूं का भंडारण भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ किसान महंगे दाम में बाजार से दवा खरीदकर गेहूं का भंडारण कर रहे हैं। और रायबरेली जिले में 18 कृषि रक्षा इकाइयां संचालित हैं। इन कृषि रक्षा इकाइयों में करीब 25 दवाओं की उपलब्धता होनी ही चाहिए। खरपतवार नष्ट करने, चूहा मार, अनाज भंडारण, फसलों में रोग लगने पर प्रयुक्त की जाने वाली ये दवा है। 22 दवाओं की उपलब्धता कृषि रक्षा इकाइयों में भी नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा किसानों को एल्युमिनियम फॉस्फाइड की जरूरत है। और गेहूं का भंडारण भी किया जाता है। इस दवा के चलते गेहूं खराब नहीं होता है। और बाजार में महंगे रेट पर दवा की बिक्री की जा रही है और किसानों के सामने इस वक्त कीटनाशक दवा की कमी है।
और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर 2021 की अवधि में से संबंधित तिमाही रोजगार सर्वेक्षण यू की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में चुने गए 9 सेक्टरों विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठहरने के स्थान एवं रेस्तरां, आईटी, वीपीओ और वित्तीय सेवाओं संबंधी 10 या उससे अधिक कामगारों वाले संगठित क्षेत्रों में रोजगार के बढ़ते रुझान के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 10 या उससे अधिक कामगारों वाले संगठित क्षेत्र के चुनिंदा 9 सेक्टरों में रोजगार के बढ़ने का रुझान भी बताया जा रहा है। 9 सेक्टरों में स्वास्थ्य सेक्टर की 34.87% इकाइयां रोजगार प्रशिक्षण देती हैं। इसके बाद आईटी, बीपीओ हैं और जिनकी 31.1% इकाइयां प्रशिक्षण देती आई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असम दौरे के दौरान प्रदेश में कृषि विकास को गति देने के लिए कार्बी आंगलोंग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग डिग्री कॉलेज और पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के कोलंगा में कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी। देखते हैं ये रिपोर्ट। असम में कृषि विकास को गति देने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कार्बी आंगलोंग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 शिक्षण संस्थानों का शिलान्यास किया। दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग डिग्री कॉलेज और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के कोलोंगा में कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी। तकरीबन 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ की भाषा, खान पान, कला, हस्तशिल्प ये हिंदुस्तान की समृद्ध धरोहर है जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धता को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूर्ण करती है। कार्बी आंगलोंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा अलग है। पूरे असम में हथकरघे से बने सूती कपड़े, बांस, लकड़ी और मेटल के बर्तनों, दूसरी कलाकृतियों की एक बहुत अद्भुत परिपाटी है। यहाँ पर हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे, इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर परियोजना से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। अभिषेक के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आपको बता दें कि गहरी जुताई से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अगर देवरिया की बात की जाए तो देवरिया में गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई होती है और फसल उत्पादन में इससे बढ़ोतरी होती है। इंटीग्रेटेड पोस्ट पेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी विधा है जिसमें भौतिक, यांत्रिक, जैविक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा देने की भी जरूरत होती है। ये गहरी जुताई से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी की बात है और तेज धूप में जुताई के बाद पलटी मिट्टी से खरपतवार, अवशेष, हानिकारक कीड़े, अंडे, लार्वा आदि नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार फसल अवशेष सड़कर खाद बन जाते हैं। फसल लाभान्वित भी होती है और ये बताया जाता है कि लागत में भी कमी आती है। अगर बारिश के पानी की बात की जाए तो बारिश का पानी भी खेतों में गहराई तक पहुंचता है जिससे नाइट्रोजन तत्वों की वृद्धि की जाती है।
खरीफ फसल की बुआई से पूर्व ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई बेहद जरूरी बताई जाती है और मिट्टी ऊपर आ जाती है, भुरभुरी हो जाती है। इससे बारिश का पानी मिट्टी की गहराई तक पहुंचता है, तो गहरी जुताई से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वन्य और वन शहद पर राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। विषय था किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट देखते हैं। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मिशन मोड पर शहद संग्रह के लिए राष्ट्रीय अभियान पर पीएम का एक दृष्टिकोण है और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन इस दिशा में काम कर रहा है। वन मधु के क्षेत्र में चीन के मुकाबले भारतीय उत्पाद की ज्यादा मांग है, क्योंकि हमारा शहद वनस्पति पर आधारित है और चीनी पशु आधारित है। आदिवासी क्षेत्र में वन मधु को बढ़ावा देने के लिए आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी समुदाय के वन अधिकार सुनिश्चित किए जाएं। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का काम चल रहा है। यह एक्ट उन सारे राज्यों को यह अधिकार देता है कि राज्य सरकार अपने अपने ऐसे राजस्व ग्राम या वन ग्राम में रहने वाले सभी जनजातीय या ऐसे लोग जो वर्षों से यानी लगभग 75 वर्षों से रह रहे हैं, उनको भी यह अधिकार देते हुए इंडिविजुअल पट्टा और कम्युनिटी राइट्स दोनों सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान कर सकती है। मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में हर्बल आधारित उत्पादों की बहुत मांग है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका लाभ उठाने के लिए हमें गुणवत्ता बनाए रखने और मिलावट की जांच करने की आवश्यकता है और इसके लिए जियो टैगिंग करनी होगी। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में विद्युत मंत्रालय ने नई दिल्ली के नेहरू पार्क में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विद्युत मंत्री आर.के. सिंह भी उपस्थित थे। नई दिल्ली का नेहरू पार्क विद्युत मंत्रालय से जुड़े सभी विभागों और उपक्रमों के लगभग 350 कर्मियों ने एक साथ योगाभ्यास में हिस्सा लिया। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में विद्युत मंत्रालय ने योगाभ्यास का आयोजन किया। स्वयं विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने योगासन के जरिए कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। तकरीबन 1 घंटे तक चले इस योगाभ्यास में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षकों ने सभी को योगासन सिखाए। इस मौके पर विद्युत मंत्री ने कहा कि योग भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है और आज पूरी दुनिया इसे अपनी जीवन शैली में उतार रही है। पूरी दुनिया और दुनिया के सभी लोग इसको सहजता से अंगीकृत कर रहे हैं। जितने लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं उनको लगता है कि हाँ, इससे जो पॉजिटिविटी आती है और जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो शायद और किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस करता है बॉडी, माइंड, स्पिरिट। तो इसके ये अनपैरेलल्ड है। योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही उन्होंने जीवन में योग को नियमित रूप से अपनाने का संकल्प भी लिया। बिल्कुल सभी को करना चाहिए और ये तो हमारे प्राचीन संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। और देखिए, जब योग करते हैं तो इससे आध्यात्मिक भी और शारीरिक भी है। मानसिक तौर पे आजकल जितनी भी कई सारी समस्याएं मैं देखता हूँ, उनका कई का समाधान इसमें निहित है। डेफिनेटली योग से स्ट्रेस लेवल तो दूर करने में बहुत हेल्प मिलती है और हम लोगों का स्पेशली जिनका सारा दिन का लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आप सुबह से ऑफिस जाएंगे और शाम को आएंगे, तो उसमें अपने आप को, बॉडी को एक्टिवेट करने को और माइंड को एक्टिवेट करने में आई थिंक योग इज़ रियली हेल्पफुल। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के अलावा कर्मचारियों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दौड़ती भागती जिंदगी में जब काम का और स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है और इसी स्ट्रेस लेवल को कम करने में योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है और इसी संकल्प के साथ कि अपने जीवन में भी योग को ये तमाम विद्युत कर्मी अपनाएंगे, यहाँ पर योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कैमरामैन जपकाल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
उत्तर भारत में गर्मी का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गर्मी में राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में अप्रैल महीने में अभी तक लू वाले कुल 9 दिन दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 2010 में अप्रैल में 10 दिन लू चलने का रिकॉर्ड था। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग धूप से बचने के लिए मुंह ढककर और हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी लोगों को भीषण गर्मी और लू के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक पटना में इस साल मार्च के आखिर से ही गर्मी ने भीषण रूप ले लिया था। गुजरात के सूरत में बढ़ते तापमान से न सिर्फ सूरत के लोगों को बल्कि जानवरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के कारण चिड़ियाघर में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सूरत के चिड़ियाघर में पशु पक्षी को गर्मी से बचाने के लिए पानी के साथ विशेष इलेक्टोरल पाउडर उपलब्ध भी कराया जा रहा है। देश के तमाम मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। कल तो देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज किया गया। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है। यानी अगले 5 दिन तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी रहेगा, जबकि अगले 3 दिन के दौरान पूर्वी भारत में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद कुछ राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। मौसम विभाग की माना जाए तो मई के पहले सप्ताह के दौरान पूर्वोत्तर भारत में बारिश गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। We have issued orange alert for all these areas: West Rajasthan, Haryana, Delhi, and all these I told Madhya Pradesh, then also Vidarbha, which are experiencing already 44-45 temperature, and also Odisha, Jharkhand, and all these coming under yellow alert. और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों का क्या रहा भाव। भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को चीनी की आवक में कुछ कमी देखने को मिली। वहीं इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 27 अप्रैल को चीनी का भाव रहा 3,750 रुपए। 28 अप्रैल को उसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 3,740 रुपए हो गया। वहीं राज्य की मुजफ्फरनगर मंडी में चीनी का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 27 अप्रैल को उसका भाव रहा 3,700 रुपए, जो कि 28 अप्रैल को भी 3,700 रुपए पर टिका रहा। यहीं की दादरी मंडी में गुरुवार को चीनी का कारोबार 3,680 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में चीनी की खरीद 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। कोरोना की रफ्तार देश भर में एक बार फिर तेज। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,377 नए मामले दर्ज। इस दौरान 2,496 लोगों ने कोरोना महामारी को दी मात। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.63% दर्ज। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.71% है। वहीं देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 17,801 है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 188 करोड़ 65 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराकें दी गईं। पिछले 24 घंटे में 22,80,000 से अधिक टीके लगाए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का दस्तावेज जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के विकास की सिफारिश की गई थी। नई शिक्षा नीति में 4 प्रमुख क्षेत्रों स्कूली शिक्षा, शैशव देखभाल, अध्यापक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने की बात कही गई थी। भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी खड ब्रिज दिसंबर 2022 तक हो जाएगा पूरा। अंजी खड ब्रिज अंजी नदी पर स्थित है। ये कटरा, रियासी खंड को उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला मार्ग से जोड़ेगा। ये जम्मू और कश्मीर में USBRL परियोजना पर एक मील का पत्थर है। गुजरात की सूरत में बढ़ते तापमान से न सिर्फ सूरत के लोगों को बल्कि जानवरों को भी परेशानियों का सामना है। भीषण गर्मी के कारण चिड़ियाघर में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सूरत के चिड़ियाघर में पशु पक्षी को गर्मी से बचाने के लिए पानी के साथ विशेष इलेक्टोरल पाउडर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और वैदिक मैथ फोरम इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष गौरव टेकरीवाल एक शिक्षक के रूप में दुनिया भर में वैदिक गणित के गुण सिखा रहे हैं। गौरव टेकरीवाल स्पीड मैथ और मैथ सूत्र द आर्ट ऑफ स्पीड कैलकुलेशन के लेखक हैं। इस विषय पर उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में छात्रों और शिक्षाविदों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।